हाँ तो बच्चों, हमने रेजिडेंस तक पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। रेजिडेंट कौन होता था, कितनी उसकी पावर होती थी, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था और उसके कार्य क्या होते थे, ये आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब इससे आगे चलते हैं, जो कि मैसूर एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारत का राज्य था जिसका शासक हैदर अली था। हैदर अली का शासन काल था 1761 से, यानी कि 1761 टू 1782 इसका शासन काल था। उसके बाद में मैसूर का ही शासक उसका पुत्र टीपू सुल्तान बनता है, जो 1782 से 1799 तक, यानी कि 1782 से 1799 तक। इस पीरियड में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पीरियड है। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों को ये भय लगने लगा कि हमारा दक्षिण में इतना अच्छा शासन नहीं चल पाएगा जब तक कि ये हैदर अली वहां का शासक ऐसा ही बना रहेगा। तो अब टीपू सुल्तान से इनके भय खाने का ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कारण ये भी था कि टीपू सुल्तान के फ्रांसीसी जो व्यापारिक कंपनी के लोग थे उनसे भी उसके अच्छे संबंध थे और आधुनिक हथियार वो लोग टीपू सुल्तान को देते रहते थे। तो उनसे इसलिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को डर लगता था। उसके बाद में 1785 में 1785 में टीपू सुल्तान ने, जो कि मालाबार तट के पास में एक बंदरगाह था, उसका अंग्रेजों से यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार वहां से होता था वो बंद कर दिया और जो स्थानीय लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना माल बेचते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब एक स्थिति ऐसी आ गई कि दोनों में टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब अंग्रेजों की मैसूर के साथ 4 बार युद्ध या लड़ाई हुई। 4 बार लड़ाई से वो मैसूर पे अपना शासन स्थापित करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी और अपने अंडर कस्टडी यानी कि वहां का व्यापार फिर खुलवाना चाहती थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने बिल्कुल मना कर दिया और पूर्णतः प्रतिबंध वहां के व्यापारियों पे, जो स्थानीय व्यापारी थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। पहला युद्ध हुआ 1767 से 1769 और दूसरा युद्ध हुआ 1780 से 1784, 1780 से 1784 के मध्य, और तीसरा 1790 से 1792 तक, और चौथा जो लड़ाई लड़ी गई वह लड़ाई 1799 में लड़ी गई, यानी कि 1767 फर्स्ट वार और सेकंड वार 1780 टू 1784, थर्ड वार 1790 टू 1792 और फोर्थ जो वार हुआ वो 1799 में हुआ, जिसमें श्रीरंगपट्टम एक स्थान था, वहां पर उसको टीपू सुल्तान को इन्होंने हरा दिया, मार दिया। तो इन्होंने खुद शासन नहीं किया बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने, बल्कि वहां पर शासन जो मैसूर का एक शासक जो बनाया वहां वेडियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया, ना कि खुद लेकर। इसके साथ साथ वहां सहायक संधि भी थोप दी। सहायक संधि क्या होती है कि यदि आप ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं तो ये राज्य, और सही समय से आप टैक्स नहीं चुका पाओगे तो ये राज्य हम अपने अधीन कर लेंगे। इसके 18वीं शताब्दी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग मराठों के साथ में
यानी कि उनके क्षेत्र को भी हड़पने के प्रयास करने लगे थे। और वे हड़पते हड़पते उनके पास तक यह स्थिति बन गई कि वो सारी उनकी स्थिति लड़ाई में कन्वर्ट होने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, उसमें वहाँ पर मराठों की बहुत बुरी तरह से हार हुई। उस हार के कारण मराठों का सपना चूर चूर हो गया और वे कई राज्यों में आपस में ही बट गए। जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में सत्ता चली गई। इसके बाद में इन सारों को पेशवा ने बांध के रखा था, जिसे कन्फेडरेसी यानी कि राजमंडल, इनको संगठित करके अलग अलग सदस्य शासन करते थे। इनमें सबसे बड़ा जो पद होता था वो पेशवा का होता था, और वो पेशवा का पद ही इन सभी राज्यों का एक प्रशासनिक प्रमुख होता था, जो पुणे में रहता था। वह महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे और राजनीतिज्ञ थे उस समय के। फिर एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जैसे पहला युद्ध 1782, सेकंड 1803-205, थर्ड 1817-90 हुआ। इसके बाद में जो सबसे लास्ट वाला युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया, यानी कि उन्हें पूरी तरह हरा दिया। और वहां का जो पेशवा था, पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित भूभाग पर कंपनी का पूरी तरह नियंत्रण हो गया। आपने उपरोक्त विवरण में देखा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों की नीति बदल चुकी थी। उन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्सन ने एक अपने नेतृत्व में सर्वोच्चता नामक एक संस्था बनाई और उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि वह अब कंपनी दावा करती है कि संपूर्ण सर्वोच्च सत्ता अंग्रेजों की होगी। इसमें हम अपने हितों का ही ध्यान रखेंगे और रियासतों का अधिग्रहण भी करेंगे, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हैं वो ही सर्वोच्च हैं, वो किसी भी भाग का अधिग्रहण कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया को उसने बेरोक टोक चलाने का अपना फरमान जारी कर दिया। फरमान कहते हैं एक आदेश, जो सरकार की तरफ से आदेश दिया जाता है उसे फरमान कहते हैं। उस फरमान में कह दिया गया कि अब भारतीय भूभाग पर हमारा ही आधिपत्य रहेगा। अब लेकिन सभी ने ये सब उनका जो दावा था ये स्वीकार नहीं किया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में अपना क्षेत्र अधिग्रहण करने के बारे में सोचा, तो वहां की जो रानी चेन्नम्मा थी उसने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में भेज दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई वहां पे। उसके बाद में उनके जो और सहायक लोग थे जो रानी चेन्नम्मा से लगाव रखते थे या वहां उनकी सरकार में अधिकारी थे, उन्होंने उनमें से एक जिसका नाम संगोली संप्रदाय का व्यक्ति था, उसने अंग्रेजों के बहुत सारे वेदों को जला दिया। और अंत में जब अंग्रेजों के दस्तावेज जलाए गए तो उसे पकड़ लिया गया और 1830 में उसको फांसी दे दी गई। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक प्रहार कैसी नीति उसके सामने आई और वह रूस के जो उभरता हुआ देश था
उससे कुछ भय मानने लगी। उसने फिर भारत के उत्तरी क्षेत्र को अपने आधिपत्य में लेना उचित समझा और वहां उन्होंने जाकर अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़नी प्रारंभ की। वहां पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन भी स्थापित कर लिया और वहां महाराजा रणजीत सिंह से मिले और उनसे युद्ध करने के बाद में महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब के शासक थे, उस पंजाब को भी अपने हाथों में ले लिया। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अब उसके बाद में एक नीति और आई जिसे कहा गया विलय नीति। विलय नीति क्या होती है? ये लहर आखिरकार जो अधिग्रहण की लहर चल रही थी उसमें 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल जो बने हुए थे लॉर्ड डलहौजी, उन्हीं के शासनकाल में, उनका शासनकाल 1848 से 1856 तक का था। उन्होंने एक नई नीति बनाई। उस नीति के अंतर्गत कई बातें ऐसी थी जिसमें भारतीय जो रियासतें थी उन्हें मिलाने का या उन्हें अधिग्रहण करने का एक नियम पारित किया गया। उसमें क्या था? इस नई नीति के अंतर्गत के या सिद्धांत के अंतर्गत जिस राजा की मृत्यु हो जाती थी और उसके वारिस नहीं होता था, पुत्र नहीं होता था, तो उसके राज्य को भी ये अपने राज्य में मिला लेते थे। यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा यदि उसके वहां पर पुत्र नहीं है। इसी सिद्धांत के आधार पर कई नई रियासतें उन्होंने अपने राज्य में मिला ली, जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अपने राज्य में अंग्रेजों ने मिला लिया। और इसी के बाद में आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्यों से हम बंधे हुए हैं, इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि अवध पर हमारा कब्जा होना चाहिए। प्रिय नवाब को इस तरह से गद्दी से हटाया गया। उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोगों ने 1857 में महान विद्रोह जो हुआ उसमें भी वो लोग शामिल हो गए। जब अवध के क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने हड़प लिया था तो वहां के लोग उनकी नीति से असंतुष्ट हो गए। फिर उसके बाद में इन्होंने एक नए शासन की व्यवस्था की, सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या था? इसमें गवर्नर जनरल था वारेन हास्टिंग, जिसने 1773 यानी के 1773 टू 1785 के मिडिल टाइम में या बीच में क्या काम किया? उसने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से जोड़े, बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने संगठन में लिए और कंपनी बंगाल का ही नहीं बल्कि उस पूरे भूभाग पर भारत के पे 3 क्षेत्रों में डिवीजन उसका कर दिया, बंटवारा कर दिया, जिसे ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। अब उसमें बंगाल, मद्रास और बंबई ये प्रशासनिक संस्थाएं बनाई गई जिसे प्रेसिडेंसी बोला गया। इन प्रेसिडेंसियों के माध्यम से ही इन्होंने ये व्यापार प्रारंभ कर दिया। इसके बाद गवर्नर के ये इनका सारा जो संचालन होता था वहां के गवर्नर के हाथ में होता था। फिर 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। उसमें क्या था? न्याय व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया, अर्थात 2 अदालतें, 2 कोर्ट निर्धारित किए गए, एक फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत, जिसे सिविल कोर्ट, जैसे पहला था फौजदारी अदालत,
फौजदारी अदालत और दूसरा था दीवानी अदालत। दीवानी अदालत। अब फौजदारी अदालत क्या थी? इसमें इन अदालतों का जो मुखिया होता था वह जिला कलेक्ट्रेट होता था। जिला कलेक्टर जो होता था ये पूर्ण तरह से संपूर्ण शक्ति संपन्न व्यक्ति होता था, और जो भी ये अपने क्षेत्र में नीतियां अप्लाई करना चाहता था कर सकता था। उसके बाद में फिर भी इन्होंने फौजदारी अदालत के अंतर्गत कलेक्टरेट पर निगरानी रखने के लिए ब्राह्मणों और काजी मुफ्तियों को नियंत्रण में रखा। ये फिर भारतीय जो धर्मशास्त्र हिंदुओं का रचा हुआ एक ग्रंथ था, उसके आधार पे भी इन्होंने न्याय व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किया। उसमें बहुत सारे पंडितों को इकट्ठा करके, अर्थात 11 पंडितों से एक नए कानून की बनवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की, और फिर 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में आवासीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। उसके बाद में भारतीय जिलों में कलेक्ट्रेट सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसे मैंने पहले बताया। उससे पता चलता है कि उसका काम लगान इकट्ठा करना होता था और वहां की कानूनी व्यवस्था पर ध्यान रखना होता था। इसी प्रकार धीरे धीरे बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए और सत्ता के संरक्षण का नया केंद्र ये सब बन गए और क्षेत्र विशेष में अपनी अपनी सेवाओं का योगदान देने लगे। अब आती है इसके बाद में कंपनी की फौज, कंपनी आर्मी। अब कंपनी ने अपनी आर्मी गठित की, आर्मी गठित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। जैसे कि मुफ्ती, काजी और ब्राह्मणों ने न्याय व्यवस्था सुझाई थी, उसी के आधार पे प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए उन्होंने कई विचार अपनी तरफ से भी जोड़े, और जो सवार यानी कि घुड़सवार थे, सैनिक थे, उनके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी। उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था और उन्हें एक तरह से प्रशिक्षण देके सैनिक के रूप में तैयार भी किया जाने लगा। उसके बाद में 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसान को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसमें भी वही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, यानी कि भारतीय शब्द सिपाही होता है, सिपाही जिसका मतलब सिपाही होता है, का नाम दिया। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट एक बंदूक होती है जिसे तोड़ दिया जाता था और फिर जोड़ लिया जाता था, यानी कि तोड़ादार बंदूक इसका नाम था। इसी के ये तोड़दार बंदूक थी। उसके बाद में दूसरी बंदूक सिपाहियों को दी गई, जिसे मैचलॉक से भी इसे लैस किया गया, और ये भारी भरकम होती थी बंदूक। इसमें चिंगारी दिखा के गोली को दागा जाता था। इसी तरह
धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्रों पे इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, लेकिन कुछ समस्याएं भी आई। जो पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। उसको जब नजरअंदाज कर देते थे तो उनकी जो भावनाएं होती थी वो ग्रसित हो जाती थी अपने समाज और अपने बंधनों के कारण। तो सिपाही ये महसूस करने लगते थे कि भी हमारी धार्मिक भावनाओं को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। इसी तरह 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप आगे भी पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि इतनी सारी प्रक्रिया होने के बाद में इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकला। अब उसमें समझ में आता है हमारी में कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नए भाप के इंजन की तकनीक इजाद हुई और उसमें जो समय देरी से इंग्लैंड से भारत आने में लगता था, यानी कि 6 से 8 माह लगते थे, और फिर जब भाप का इंजन इन्होंने इजाद कर लिया तो उसके नौका में उसे लग जाने के बाद केवल ये समय 6-7 दिन का ही, 1 हफ्ते का ही लगने लगा। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर 78% आबादी पर कंपनी का सीधा प्रशासन स्थापित हो गया था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, लेकिन कुछ क्षेत्र फिर भी ऐसे रह गए थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में नहीं थे, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन पे भी उनका नियंत्रण था और बाह्य शक्तियों को उन्होंने काफी हैंडल, यानी कि कई प्रकार से उन्हें भी उसने अपने समाहित करके उन्हें भी कंट्रोल किया। इस चैप्टर में केवल इतना ही मुख्य बातें थी। अब आप इससे आगे के अध्यायों में और भी जानकारी हासिल करेंगे।